ब्लू कलर की बोतल में अगर मनी प्लांट नॉर्थ में लगा देंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ हो जाएगा। छठे बॉक्स में जो राशि है उस राशि को ही बैलेंस कर देंगे, एलिमेंटल बैलेंस कर देंगे तो भी जॉब मिल जाएगी। आपकी फैक्ट्री की पहली एंट्री आपको ये बताती है आपका व्यापार कैसा चलेगा। अभी एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि बात करते करते दिमाग में आया। अगर कोई अपना घर बना रहा है तो उस टाइम पे क्या क्या वास्तु किया जा सकता है जिससे वो अमीर हो जाए, नुकसान ना हो, गरीब ना हो? मैंने जो अभी तक नोटिस किया, पेपर पे बात की कि पेपर पे नक्शा तैयार होता है तो वास्तु पुरुष मंडल वहीं पे आकार ले लेता है, तभी पेपर पे उतरा। उसके बाद मुहूर्त निकलवाना चाहिए, कब का मुहूर्त शुभ है वो जो देखते हैं। इसके जो आपके आसपास नियर बाय जो भी इस विद्या के जानकार हों उनसे मुहूर्त दिखाएं। मुहूर्त दिखाने के बाद कब का मुहूर्त है, कुछ ऑब्जर्वेशन रही, वो पता नहीं है कि कहीं ना कहीं गैप कहाँ रहा, लेकिन मुझे जो गैप नजर आया पुस्तकों में जो लिखा वो मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। खुदाई करते टाइम जिस टाइम हम खुदाई करते हैं वो ठीक है, मुहूर्त करा लिया, जो भी होता है वो जो डालना होता है वो चीजें डाल दी। खुदाई करनी कहाँ से है? सूर्य 3 राशियों में है। इसको जब भी हम लेके चलते हैं तो सूर्य क्या करता है, 3 राशियों में ऐसे उल्टा चलता है। जब सूर्य सिंह, कन्या, तुला 3 राशियां हुई, इसमें से जब इसमें होता है तो जो वास्तु पुरुष का वो है जिसे राहु बोलते हैं उसका फेस होगा नॉर्थ ईस्ट में, उसकी पीठ आई नॉर्थ वेस्ट में, पूंछ आ गई साउथ वेस्ट में। इन पार्ट को छोड़ करके खुदाई कहाँ करनी है? साउथ ईस्ट, वहां शुरुआत करनी है। वास्तु पुरुष के जिस अंग पर खुदाई करते टाइम चोट आ जाएगी, आपको कोई ना कोई हानि हो सकती है, किसी की डेथ भी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन रुक सकता है, और भी कोई लॉसेस हो सकते हैं। तो वो राशि से सूर्य को देख करके वो किस किस राशियों में किस किस अंतरे पे होगा उस प्रकार से हमने अपने नींव की खुदाई करनी चाहिए। ये पता कैसे लगता है सूर्य किस? ये जो ब्राह्मण लोग हैं जो इस चीज के विद्या के ज्ञानी होते हैं, जो मुहूर्त देखता है वो ये बता देता है कि इस राशियों में सूर्य इस प्रकार से है। ठीक है, वो मैंने आपको एक खाका एक्सप्लेन कर दिया, फिर दूसरा भी कर देता हूं। ये तो हो गया कि इस राशि में होगा। जब सूर्य वृश्चिक, धनु और मकर में होगा तो तब उसका फेस कहाँ होगा? तब उसका फेस होगा नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में उसकी पीठ होगी और साउथ ईस्ट में उसकी पूंछ होगी। इस प्रकार से होगा। जब सूर्य चला जाएगा कुंभ, मीन और मेष में, तो फिर खुदाई कहाँ पे करनी है पहले वाले बता दो। उसके बाद खुदाई करेंगे हम जाके नॉर्थ ईस्ट में। जब सूर्य होगा हमारा मीन, कुंभ और मेष में, उसके बाद उसकी जो पूंछ चली जाएगी वो चली जाएगी ईशान में, साउथ ईस्ट में उसकी पीठ आ जाएगी और साउथ वेस्ट में उसका मुख आ जाएगा। तो खुदाई कहाँ से करनी है? नॉर्थ वेस्ट। यहाँ तक क्लियर? 3 बता दिए, 12 महीने होते हैं तो 9 महीने का क्लियर, 3 का बच गया। उसके बाद जब सूर्य जाता है वृष, मिथुन या फिर कर्क में जाता है तो तब खुदाई कहाँ से करनी है? तब खुदाई करनी है हमने साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट से हम खुदाई करेंगे। फेस उसका कहाँ चला गया? उसका फेस चला गया साउथ ईस्ट, पीठ नॉर्थ ईस्ट में और पूंछ आ गई नॉर्थ वेस्ट में। इस प्रकार से करना है, उस सारे अंगों को बचा के रखना है, तब आपको कोई भी हानि नहीं होगी। तो खुदाई तो बेसिकली पूरे प्लॉट की होती है एक बारी में? शुरुआत सिर्फ शुरुआत में शुरुआत करो। ऐसा ना हो पीठ पे ही कर दिया, पूंछ पे ही कर दिया। जो वास्तु पुरुष के शरीर पे पीड़ा होगी वो आपके जीवन में घटित हो जाएगा वहीं पे। इसी प्रकार से हम जब वास्तु करते हैं तो मर्मा तक देखते हैं, कोई पिलर ना आ जाए, ब्रह्मस्थान का दायरा कितना है, कोई सेप्टिक टैंक उसमें ना आ जाए, कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी मरम पे ना आ जाए, कोई अलमारी का पाया मरम पे ना आ जाए, बेड का पाया ना आ जाए, माइग्रेन ना हो, कंधे में दिक्कत ना हो, पीठ में दिक्कत ना हो। ये इशू है, ये इशू डिसॉल्व होते हैं जब हम किसी के लिए काम करते हैं। वास्तु के पांचों के पांचों लेवल को उसी प्रकार डिफाइन करके सामने वाले को देते हैं। ठीक है, मरवा पॉइंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करो। मरवा पॉइंट्स क्या है? वास्तु पुरुष की पूरी बॉडी को हमने अपने मैप में लेटा दिया एक तरह से, उसके बाद उनकी बॉडी पे कुछ भी पिलर नहीं आना चाहिए, ऐसा? हाँ, हमारे शरीर में मर्म होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं एक्यूपेंचर वाले जो दबाते हैं, तो वो उसी प्रकार उस बॉडी पे भी है।
तो वो पॉइंट जहाँ पे आएंगे वहां पे पिलर नहीं डालना है, सेप्टिक टैंक नहीं डालना, इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं लगाना, कोई कील नहीं लगनी। हम वो मार्किंग करते हैं कि ये एरिया में आपने ये चीजें नहीं करनी। ठीक है। और कितने पॉइंट्स होते हैं मरवा पॉइंट्स? मरवा पॉइंट्स नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट, फिर उस तरफ से साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट आएंगे। वो पूरा का पूरा एक खाका है, मैं आपको वो डिफाइन करके आपको दूंगा ताकि आप उसे अपने ऑडियंस को भी दिखा पाए कि ये मरमा होते हैं, इनकी मार्किंग इस प्रकार से होती है। देवता मार्किंग कैसे होते हैं, ब्रह्मस्थान कैसे निकलता है, पता ही नहीं होता कि ब्रह्मस्थान है कहाँ, कितना एरिया है पैरामीटर ब्रह्मस्थान का। अभी रिसेंटली जो कंस्ट्रक्शन मेरे पास जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, मैपिंग आ गई, उसके बाद पता चला कि पिलर ब्रह्मस्थान में है, सेप्टिक टैंक ब्रह्मस्थान में है। वो चीजें, वो स्पेस उजड़ जाते हैं। वो ब्रह्मा की एनर्जी है जो क्या करती, फ्लो करती, सबको सपोर्ट करती है। ब्रह्मा है, ब्रह्मा के बाद उसके 4 मुख हैं, वो 4 देवता है, आयरमा है, विवस्वान है, मित्र है, बूधर है। तो ये बेस है, इसके बाद ही तो ये सारे और देवता डेवलप होते हैं। तो अगर यहाँ किसी की नाभि में ही प्रॉब्लम होगी तो उसका शरीर कैसा होगा? अगर नाभि में गंध भर दिया तो कैसा होगा शरीर? तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। कितना साइज होता है वैसे ब्रह्मस्थान का? जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेंथ में उधर से कितना है, इधर से कितना, 3 बराबर भागों में इसे लेके जाते हैं। उसका भी आपको मैं पूरा खाका दे दूंगा कि इस प्रकार से ब्रह्मा को डिवाइड करते हैं। वो आप अपने ऑडियंस के लिए रख सकते हैं। मैं अब आपको एक आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में मैं आपको कुछ ऐसी बात देना चाहता हूं जो आपके ऑडियंस के लिए स्पॉट हो और जो आज के लिए नीडफुल है। मैंने जो आज तक देखा, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बच्चों के अंदर धड़कन नहीं बन पा रहा। उसका कारण क्या है? इसके पीछे एक सनातन, एक पौराणिक एक कथा है। 2 माताएं हैं, एक दिति एक अदिति। एक राक्षसों की माता है, एक देवताओं की माता है। लेकिन माता का मतलब ही माँ, दोनों माओं में कोई अंतर नहीं है। तो उस टाइम पे जो राक्षसों की जो माता थी, उनके पुत्रों का तर्पण जो हो रहा था, तो माँ बड़ी रुष्ट थी। एक दिन ऐसे ही नारद जी से पूछा कि मेरे बच्चों का कैसे सुरक्षित हो, कैसे चीज़ें ठीक हो। तो नारद ने कहा कि माँ तू अपने मन से जब कुंठा निकाल देगी, सारी चीज़ों को इधर मन से त्याग देगी तो ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कश्यप ऋषि से आप ऐसे पुत्र की कामना करें कि जो देवताओं के समान तुल्य हो, पराक्रमी हो। तो माँ ने ऐसा ही किया। कश्यप ऋषि ने देखा कि अब इसके मन की जो स्थिति है वो बदल गई है, तो ऐसे ही कहा कि वर मांगने के लिए बोल दिया। तो माँ ने कहा कि मुझे ऐसा ही पुत्र चाहिए जो इंद्र के समान ताकतवर हो और इसी के प्रकार ज्ञानी और सारी चीजें उसमें हो और इन्हीं के प्रकार वो पूजनीय भी हो। तो ऋषि ने वरदान दे दिया। वरदान जब दिया तो ऋषि ने कहा कि ये गर्भ आपने 100 वर्ष तक धारण करना पड़ेगा। इसके नियम है कुछ, ये नियम टूट के तो गर्भपात हो जाएगा। सोने से पहले पैर धो के सोना है, केश बांध के रखने हैं, उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना, ये उसके नियम है। तो इंद्र क्या था, वो माँ के पास आया कि भी मैं आपकी सेवा करूंगा इस टाइम में। तो खुश थी, कोई बात नहीं, बेटा ही तो है। लेकिन इंद्र दूसरी मनसा से आया था। इंद्र जब दूसरी मनसा से आया तो नियम पक्के थे। जब नियम टूट ही नहीं सकता तो आप उस सुरक्षित दायरे को भी नहीं तोड़ सकते। तो जब ये 3 दिन या 4 दिन के आसपास का समय रहा तो माँ को लगा कि अब नियम की आवश्यकता नहीं है। माँ ने केश खुले छोड़ दिए, पैर धोए नहीं, उत्तर दिशा में सिर करके लेट गई। और इंद्र उस मौके की तलाश में था कि कब मैं गर्भ के अंदर घुसूं और मैं इस बच्चे की हत्या करूं, क्योंकि ये अगर मेरे बराबर बलिष्ठ हो जाएगा तो ये भी स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। जैसे ही सुरक्षित दायरा टूटा, इंद्र गर्भ में घुसा और जब अंदर घुस तो गया, बच्चा तो पूरा हो चुका था। तो वज्र से प्रहार किया गया। जब वज्र से प्रहार किया गया तो गर्भ के अंदर से आवाज आई, माँ रुद्र, माँ रुद्र। तो उस बच्चे के 8 टुकड़े हो गए। अब वो अंदर घुस गया तो माँ अदिति ने तो कोप में आ गई। तो सबने कहा इसे क्षमा कर दो। क्षमा नहीं करोगे, क्षमा तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब जब इकट्ठे हुए तो सबसे बात हुई कि अब क्या करना है कि मेरे इन 8 पुत्रों को भी आप इनके समान ही आहार मिले, इनके समान ही पूजा जाए और ये इनके समान ही इस वास्तु पुरुष मंडल में निवास करें। और इन्हीं 45 देवताओं में वो 8 रुद्र भी हैं जो देवताओं के समान ही पूजे जाते हैं। तो मैं जो आपको मैंने बताई, ये स्टोरी बताने का पीछे रीजन यही था कि अगर ऐसी कोई समस्याएं हमारी माताओं में बहनों को अगर हो रही हैं तो वो केश खुले ना रखें, सूर्य डूबने से पहले खाना खाएं, पैर धो के रात्रि को सोएं, कटु वचनों से बचें, केश बांध के रखें, उत्तर में सिर नहीं करना और उस कृष्ण का नाम लें, आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है।
और कुछ वास्तु का इशू भी हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे वास्तु का हो सकता है। जब साउथ वेस्ट में एक देवता है पितृ, पितृ का मतलब है पूर्वज जिनसे हम पैदा हुए, जब वो एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है तो वंश वृद्धि रुक जाती है, और वंश वृद्धि रुक जाती है तो तब बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम। और इसके लिए पितृ को ठीक करना, दिति और अदिति 2 माताएं हैं, इनको संतुलित करते हैं। एक देवता है पर्जन्य, जो औषधियों के देवता हैं, जो वर्षा के देवता हैं, और जो वर्षा करते हैं उससे औषधियों में खुशबू उत्पन्न होती है, जो फर्टिलिटी का काम करते हैं। और ठीक करना मतलब क्या हुआ? वो जो जोन में बैठे हैं वो जगह साफ हो, उस जगह को पंच तत्वों के आधार पर संतुलित कर देना। एलिमेंटल बैलेंस कर देने से एक्टिविटी, यूटिलिटी, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं तो माँ भगवती, माँ भूदेवी कृपा करती। और अगर आप सिटी में रहते हैं तो मैं एक रेमेडी उसके लिए देना चाहूँगा कि आप जिस गांव से आए या जिस शहर से दूसरे शहर चले गए तो उस गांव की मिट्टी लाके साउथ वेस्ट पे रख दें। उस मिट्टी का प्रयोजन क्या है? एक तो वो पृथ्वी तत्व की है, दूसरा आपके पूर्वज उस मिट्टी में निवास करके गए हैं, उस मिट्टी से उनका कितना लगाव होगा। आप जिस फेस पे छोटे बचपन में खेले, तो जब आप उस फेस पे जाते हो तो आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं कि मैं यहाँ ऐसा था, उन पल को याद करते हैं। तो वो उस गांव की मिट्टी लाके जब साउथ वेस्ट में रखते हैं तो पितरों को जोड़ दिया आपने, और जब पितरों को जोड़ दिया तो स्वयं से जुड़ गया, उनके आशीर्वाद से चीजें फलीभूत हो जाती। ऐसा मैंने अनुभव